क्या पढ़ रही थी, जो मैं कंटेंट शेयर किया था आपको, तो डिड यू इट वाज क्लियर फॉर यू कि न्यूरोट्रांसमीटर्स किसको बोलते हैं? कितने तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं? दैट आई हैड सेड यू यस्टरडे आल्सो कि कितने तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं? मेरा मोबाइल लो, तो मेरा मोबाइल लो। आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट ओनली। इनिबिटर्स बताया था मैंने, इनिबिटर्स होते हैं, एक्सेल्ट्री होते हैं, पढ़ा था ये आप लोगों ने कल। बस द रीजन कि मैंने इसलिए लिंक भेज दी थी पहले, क्योंकि अगर वो आप पढ़ लीजिएगा तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इनिबिटरी का क्या होता है कि जो किसी भी एक्शन को इनिबिट कर दे, तो किसके एक्शन को इनिबिट करेगा? ऑब्वियसली ब्रेन के एक्शंस को इनिबिट करेगा। जैसे ब्रेन कभी मान लो बहुत ज़्यादा गुस्से में, ऑब्वियसली क्योंकि क्या होता है कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस काम करते हैं, डिफरेंट स्टिमुलस होता है, या कोई अगर बच्चा बहुत तेज़ रो रहा है, अगर आपको तेज़ आवाज़ से इरिटेशन होती है, तो आपका क्या बिहेवियर नॉर्मल रहेगा उस एनवायरनमेंट में? वो नहीं रहेगा। ऑब्वियसली उस चेंज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा शोर से आपके एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। फिर अगेन व्हेन यू कम इन अ पीसफुल कंडीशन, जब आप पीसफुल कंडीशन में आएँगे या एनवायरनमेंट में आएँगे, तो क्या होगा फिर? उसके बाद फिर आप काम हो जाइएगा, कूल एंड काम हो जाइएगा। तो ये सब जो हार्मोन से वो जो डिफरेंट जो केमिकल्स जो रिलीज़ होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर से जो होते हैं, तो वो कौन-कौन से होते हैं? इन्हिबिटरी होंगे, ब्लॉकिंग होंगे, और कुछ-कुछ मेडिसिन जो होते हैं वो जो कि दोनों चीज़ों का काम करते हैं। इन्हिबिटरी के बारे में हम लोगों ने इसमें सेडेटिव्स या हिप्नोटिक्स में पढ़ा था। कौन-सा पढ़ा था कि किस केमिकल का सबसे ज़्यादा नाम हम लोगों ने लिया था उस टाइम? जो गाबा। गाबा का लिया था, वेरी गुड। जो सीएनएस को क्या करता है? डिप्रेस करता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े डिप्रेस थे, करता है। है ना? ठीक है? यस। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो रेटिकुलर फॉर्मेशन भी आई वाज़ टेलिंग यू अबाउट यस्टरडे कि वो ब्रेन का कौन-सा प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, जिसको हम लोग रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं, वो आपको समझ में आ गया था? ठीक है? तो आई कैन रीड इट आउट फॉर यू, आप एक बार सुन लीजिए, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कल मैंने शेयर किया था तो। कि स्लीप एंड कॉन्शियसनेस, द रेटिकुलर फॉर्मेशन हैज़ प्रोजेक्शन to the thalamus and cerebral cortex that allow to exert some control over which sensory signals reach the cerebrum and come to our conscious attention. Clear? मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ। The reticular formation has projections. ये आपको समझ में आ रहा है कि रेटिकुलर फॉर्मेशंस क्या है? उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं। टू द थैलेमस, कल आपने देखा था किस कलर का था वो जो प्रोजेक्शन निकला हुआ था? यू हैड सीन द प्रोजेक्शन, वो किस कलर का था? टेल मी। पर्पल। पर्पल कलर का था। ओके, गुड। तो क्या है? टू द थैलेमस एंड सेरेब्रम कॉर्टेक्स दैट अलाउ, इट मीन्स कि रेटिकुलर फॉर्मेशन अलाउज, क्या अलाउ करता है? टू एक्सर्ट सम कंट्रोल, कि आप एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर लगाना या कुछ कंट्रोल लगाना या कुछ कंट्रोल करना, टू कंट्रोल ओवर विच सेंसरी सिग्नल्स विच रीच द सेरेब्रम एंड कम टू आवर कॉन्शियस अटेंशन। तो वैसे सिग्नल्स को देना जो हमारे कॉन्शियस अटेंशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है? बॉडी जैसे बोलते हैं कि अभी यहाँ पे चूहा है, तो बहुत लोगों का इंस्टेंट रिएक्शन होगा कि अपना पैर हटा लेंगे या कोई उड़ जाएगा। इन द सेंस आप लिज़र्ड का बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, अगर किसी के पास लिज़र्ड आपने देख लिया तो बहुत लोग डर जाते हैं, बहुत लोगों का नॉर्मल सा रिएक्शन रहता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दीज़ आर द रेटिकुलर फॉर्मेशंस। अभी इसका हम लोग देखेंगे कि एनेस्थीसिया में क्या काम आता है और कैसे काम हम लोग करते हैं, ठीक है? एनेस्थीसिया का जनरल वर्ड में अगर हम लोग वर्ड में लें या मैं आपको ऐसे डे टू डे बात में बताऊँ तो उसको क्या बोलते हैं? बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाना मतलब क्या है? जो अपना होश खो देना। होश खोना मतलब वही है कि सेंसेशन लॉस हो जाना। लेकिन टेक्निकली अगर हम लोग जाएँगे तो लॉस ऑफ सेंसेशन भी होगा, और क्या होगा ये? लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस होगा और कॉन्शियसनेस भी होगा। मतलब कि हमारा बॉडी से किसी भी सेंसेशन के लिए स्टिमुलस में कोई भी सेंसेशन नहीं करेगा। रिकॉर्डिंग क्लियर है? तो जीए रिफर्स टू ड्रग इंड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑल सेंसेशंस। ऑल सेंसेशंस का क्या मतलब होता है? हाउ मेनी सेंसेशंस आर देयर? कितने सेंस ऑर्गन्स होते 5 हैं? मैम। 5 ही होते हैं ना? 5 नहीं होते, 5 तो होते यस हैं। मैम। और स्किन क्या होता है? 5 ये नर्सरी क्लास के बच्चे लोग पढ़ते हैं कि 5 सेंस ऑर्गन, आईज, नोज, ईयर, टंग। लेकिन स्किन भी तो होता है ना? स्किन पे क्या गर्म लगता है तो सेंसेशन काम नहीं करता है? यस। स्किन, हाँ सॉरी, स्किन एक और नहीं, 6 सेंस, सॉरी 5 ही सेंस होते हैं। आई गॉट कंफ्यूज। 6 सेंस नहीं। कॉमन लैंग्वेज में जो हम लोग बोलते हैं कि वी हैव अ 6 सेंस टू अंडरस्टैंड समथिंग, बट इन जनरल कम बैक टू द क्लास, 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं।
ठीक है, तो सेंसेशंस क्या होता है, रिवर्सेबल बोल रहे हैं, तो मतलब कि हम जानबूझ के क्या करते हैं, उस पेशेंट को बेहोश कर रहे होते हैं ताकि एट किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन या लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन वो रिवर्स हो सके। अगर वो रिवर्स नहीं होगा तो वो एनेस्थीसिया नहीं कहलाएगा। क्यों? पेशेंट जब रिवर्स ही नहीं होगा तो क्या होगा? पेशेंट अलाइव रहेगा या डेड हो जाएगा? डेड हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि इसीलिए ये यूज किया गया टर्म रिवर्सेबल। तो जीए जनरल एनेस्थीसिया, मतलब उसको हम लोग शॉर्ट में जीए भी बोलते हैं। ठीक है, वेन एवर आई से यू जनरल एनेस्थीसिया, यू अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम टेलिंग जीए, यू अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल एनेस्थीसिया। तो वही जनरल एनेस्थीसिया को क्या करते हैं, रेफर एज अ रिवर्सेबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब कि रिवर्स हो सकता है, वैसा लॉस कॉन्शियसनेस वैसा लॉस हो रहा है जो कि वापस आ सकता है। और दूसरा क्या, एंड ऑल सेंसेशंस, जब तक कि जितने देर के लिए काम हो रहा है या जितनी देर के लिए ऑपरेशन हो रहा है तब तक पेशेंट उतनी देर के लिए बेहोश है, फिर वापस से उसके सेंसेशंस आने लगते हैं और वापस से वो उसका कॉन्शियसनेस भी आने लगता है। ठीक है, दोनों साथ में ही चलेगा, कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन। समझ में आ गया? एनी डाउट? मैम। ठीक है, तो जैसे कि ऑपरेशन में हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट अब तक बेहोश है, पेशेंट को होश नहीं आया। जनरली बहुत ज़्यादा गैस में तो हम लोग बहुत जल्दी पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, सर्जरी खत्म हुई और रिकवर कर गया। लेकिन आप ये चीज़ देखिएगा ईथर में, ईथर इज़ अ स्लो एक्टिंग, वो स्लो काम करता है और धीरे धीरे उसका एक्शन भी जो होता है रिवर्स होता है, वो भी धीरे धीरे होता है। समझ रहे हैं ना? तो उसमें देखिएगा कि पेशेंट आपका भी हाथ पैर खींच रहा होता है तो क्या बोलते हैं कि हाँ होश में आ रहा है, होश में आ रहा है। पहले हाथ पैर क्यों नहीं खींचता? क्योंकि उसको दर्द का एहसास नहीं होता है। दर्द का जब एहसास नहीं होता तो वो आराम से लेटा हुआ होता है। फिर जब जैसे-जैसे अगर होश में आने लगता है तो वैसे-वैसे ये होता है। बेस्ट एग्ज़ाम्पल यू कैन सी टू अ किड, एक आप बच्चे को देखिएगा जो कि सर्कमसिज़न करा के आता है, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रोता है। क्यों? क्योंकि वो एक तो सोया ही था रोते-रोते, जब उसको बेहोश किया गया वो उस स्टेट में था कि वो रो रहा था, तो वो उठेगा भी रोते-रोते। रोते-रोते उठेगा, लेकिन क्या जैसे-जैसे होश में आएगा अपने आप को बहुत ज़्यादा हाथ-पैर क्यों खींचने लगता है? क्योंकि उसको दर्द का एहसास होने लगता है। तो ये चीज़ होती है कि दर्द का ऑपरेशन के टाइम में एनेस्थीसिया इसलिए भी दिया जाता है ताकि वो मेंटेन कर सके हम लोग एनेस्थीसिया की पेशेंट ऑपरेशन करने लायक उतना हम लोग उसको एनेस्थीसिया दें पेशेंट को, और दूसरी बात कि उसको दर्द का एहसास ना हो। ठीक है? नाउ व्हाट इज़ जनरल एनेस्थेटिक? एनेस्थेटिक किसको बोलेंगे जब एनेस्थीसिया बोल रहे हैं? तो ऑब्वियसली आर द एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो वैसे ड्रग एजेंट्स को बोलते हैं जो रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस को लाता है। क्लियर? नाउ सी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनेस्थीसिया? फीचर क्या होंगे जनरल एनेस्थीसिया के? तो कैन यू गेस समथिंग? आप कुछ बता सकते हैं मुझे? अभी तो मैंने इतना बात बताई आपको एनेस्थीसिया के बारे में, तो कैन यू गेस इट कि क्या-क्या हो सकता है फीचर्स? क्या होना चाहिए एक फीचर्स गैस? लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब नो, सेंसेशन का लॉस हो जाना। फिर शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो सकता है, एमनीसिया। एमनेशिया होगा, गुड। एनाल्जेसिया भी होगा, ठीक है। एनाल्जेसिया किसको बोलते हैं? आप दर्द, पेन, मतलब दर्द का स्पेशली एहसास, पेन, दर्द को खत्म करना। ठीक है। तो ये फीचर्स होते हैं गैस दर्द का सेंसेशन एहसास के, नहीं ठीक है। होगा। लेकिन लॉस ऑफ सेंसेशन नहीं बोलिएगा, ऑलवेज यूज द वर्ड रिवर्सेबल। रिवर्सेबल मतलब कि जो वापस हो सके, रिवर्स हो सके, जिसको हम लोग उल्टा कर सके, जिसको हम लोग पलटा सके, इसी को रिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो रिवर्स लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, रिवर्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, एनाल्जेसिया होगा, एमनेशिया होगा। वो तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग कोई भी दवा खाते हैं, सेडेटिव्स खाते हैं, तो क्या होता है, शॉर्ट टर्म एमनेशिया होता है, उसमें मेमोरी लॉस होती है हमारी, ठीक है। मसल्स रिलैक्सेशन होगा, इन द सेंस कि कोई भी अगर हम लोग बेहोशी की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, ठीक है ना। एंटी कन्वल्स जब हम लोग कन्वल्जेंट देते हैं तो उसमें मसल रिएक्टेंट्स हम लोग क्या देते हैं? यूज एज मसल्स रिलैक्सेंट, कौन सा दवा देते हैं हम लोग एंटी कन्वल्जन में? डाइजीपाम। डाइजीपाम, डाइजीपाम। जस्ट टेल मी योर नेम। यस मैम। हाँ, व्हाट्स योर नेम? मैम शगुफ्ता, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अच्छा शगुफ्ता, नहीं ठीक है, एटलीस्ट यू रिमेंबर कि डायज़ेपाम हम लोग देते हैं, ठीक है। और क्या है, एबोलिशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। एबोलिशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को मिटा देना या किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो रिफ्लेक्सेस क्या होगा, एनेस्थीसिया जब हम लोग देंगे तो वो एबोलिशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सेस किसको बोलते हैं, यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्सेस? किसी भी एक्शन के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स बोलेंगे। द बेस्ट एग्जाम्पल इज, बैठे बैठाले किसी को थप्पड़ मार दो तो सामने वाला भी आपको थप्पड़ मारेगा। तो आपने जो मारा तो वो तो एक्शन था, बट उसने जो आपको मारा, व्हाट विल बी दैट, रिएक्शन होगा या क्या होगा, वो रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, यस मैम, आ रही है। ठीक है। तो फीचर्स ऑफ GAR, रिपीटिंग अगेन, फीचर ऑफ GAR, रिवर्सेबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, रिवर्सेबल लॉस ऑफ सेंसेशंस, एनाल्जेसिया, एमनेशिया, मसल्स रिलैक्सेंट एंड अबोलिशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। क्लियर हो गया? नाउ व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होगा एक एनेस्थीसिया का जो हम लोग देते हैं, ठीक है। किस तरह से हमें देना चाहिए और किस तरह से उसे मेंटेन करना चाहिए और किस तरह से ये करना चाहिए। एनेस्थीसिया का मतलब ये थोड़ी देर सिर्फ पेशेंट को बेहोश करना है, तीन चीज़ होगी ना। तीन कैटेगरी में अगर हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली एनेस्थीसिया की ज़रूरत कब पड़ती है, व्हेन वी गो इन OT, जब हम लोग सर्जरी कर रहे होते हैं तभी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। या कभी रोड एक्सीडेंट्स आया है या ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट पेन में है, उसको स्टिच देना है और वो दिलवा नहीं रहा है या बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, तब हम लोग उसको एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन जनरली सर्जरी में ही यूज़ करते हैं। दैट इज़ क्लियर? रिकॉर्डिंग, ओके। सो सी, तो इसका क्या प्रोटोकॉल होगा कि 3 फेज़ में होगा। सबसे पहले कि पेशेंट को बेहोश करना, और दूसरी बात कि पेशेंट को उस बेहोशी के हालत में रखना। समझ रहे हैं? कि उस प्लेन में उसको मेंटेन करना ताकि आपका सर्जरी हो सके, ताकि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो काम आपका हो सके। और तीसरा क्या होता है कि उस पेशेंट को फिर वापस होश में लाना। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑपरेशन किए, होश में आया, नहीं आया, बस चले गए। तो दैट इज़ नॉट द थिंग। एनेस्थीसिया इसलिए भी दिया जाता है ना, देखिए सर्जन रहे चाहे नहीं रहे, एनेस्थेटिस्ट हमेशा मतलब कि रहते हैं, लास्ट तक ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि द सबसे ज़्यादा मेन काम सर्जरी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कभी-कभी हमारा क्या हो जाता है, एनेस्थीसिया हो जाता है। बहुत सारा जो हम लोगों का लॉस होता है या OT में बहुत सारे जो पेशेंट डी हो जाते हैं, डी बोलना मतलब डेड हो जाते हैं, तो उनका क्या होता है, दैट इज़ मैक्सिमम ड्यू टू एनेस्थीसिया प्रॉब्लम। कोई पेशेंट रिवर्स ही नहीं हुआ। रिवर्स नहीं हुआ का क्या मतलब हुआ कि हम तो उसको बेहोश किए थे, लेकिन क्या हो रहा है, जो दवा का जो इफ़ेक्ट था वो इफ़ेक्ट रह ही गया, पेशेंट वापस अपने कॉन्शियस में ना आ रहा है, ना खुद से वो साँस ले पा रहा है, उसका रेस्पिरेशन भी डिप्रेशन में चला गया है। समझ रहे हैं? हेलो? Yes, ma'am. इज़ एवरीबॉडी लिसनिंग? टुडे आर 38 पार्टिसिपेंट्स। आप लोग सारे सुन रहे हैं ना? यस मैम। यस मैम, सुन रहे हैं। कि सच में बेहोश हो गए वो एनेस्थीसिया पढ़ते-पढ़ते खुद ही? नहीं, नहीं मैम। नहीं, हम लोग तो एनेस्थेसिया देंगे मैम। ओह! मुझे लगा आप लोग ऐसे ही कॉन्शियस, आप लोग अभी लॉस्ट हो गया। हाँ, ठीक है, गुड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, प्री मेडिकेशन। डायरेक्ट हम लोग जो दवा होती है या जो ड्रग्स होते हैं वो डायरेक्ट हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करते, उससे पहले भी हम लोग कुछ-कुछ दवा देते हैं। जैसे सपोज़ दैट मान लिया कि हम पहले डायज़ेपाम दिए, तो डायज़ेपाम देने से पहले क्या होगा, पेशेंट थोड़ा नॉस्टेटिक फ़ील करेगी, करती है ना, तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्री मेडिकेशन क्या देना पड़ेगा कि ऑन्डेम का इंजेक्शन लगाना होगा OT में रेडी करने के लिए। जैसे बोलते नहीं कि पेशेंट को OT में रेडी करो, रेडी करने का क्या मतलब होता है कि डायरेक्ट जाके आदमी थोड़ी ऐसे नाइफ़ लगा दिया और ऑपरेशन कर दिया, या डायरेक्ट कोई जाके आदमी ईथर डालना शुरू कर दिया और बेहोश कर दिया, तो वो नहीं होता है। ईथर डालने से पहले भी आपको पेशेंट को बहुत सारे इंजेक्शंस देने पड़ते हैं या केटामिन देना होता है, सो दैट कि पेशेंट रिलैक्स हो सके। डायरेक्टली कोई अगर आपको हाथ पर पकड़ के ईथर सूंघाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, पेशेंट को भी बेहोश होने में और एनेस्थेटिक को भी पेशेंट को बेहोश करने में परेशानी होगी। तो दैट इज़ द रीज़न। तो इसी को बोलते हैं प्री मेडिकेशन, मीन्स कि प्रिपेयर करना बिफोर एनेस्थीसिया, या जो हम लोग एनेस्थीसिया देंगे उससे पहले पेशेंट को प्रिपेयर करना। क्लियर? उसके बाद इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग इंडक्शन कैसे कर रहे हैं, एनेस्थीसिया हम लोग कैसे दे रहे हैं और किस तरीके दे रहे हैं। 3 तरह का होता है, यानी तो आप IV दे सकते हैं, ठीक है, यानी तो गैस एनेस्थीसिया होता है, उसके बाद यानी तो फिर इन्हेलेशन से होता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी हम लोग जस्ट जनरल एक बात समझ लें कि क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं एंड व्हाट आर द आइडियल एंड एनेस्थेटिक एजेंट, क्या आइडियल होना चाहिए। और उससे क्या होता है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है
कि मसल्स रिलैक्स अगर नहीं होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू परफॉर्म एनी सर्जरी। आप कोई भी सर्जरी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर रिलैक्सेशन नहीं होगा तो। तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी हो गई आपको मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया, जो मैंने आपको बताया कि 3 अगर इसमें फिगर में स्टेजेस में अगर हम लोग बाँट रहे हैं एनेस्थीसिया को, तो मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? उतना ही डोज़ दे के मेंटेन करना, पेशेंट का बीपी देखा जाता है, पेशेंट का रेस्पिरेशन देखा जाता है, कंटीन्यूअसली उसको मॉनिटर किया जाता है कि अगर पेशेंट लाइट है, मतलब कि अगर वो ठीक से बेहोश नहीं हुआ है, तो उसको कैसे हम लोग और ज़्यादा दवा देना है, या पेशेंट डार्क हो गया है, डार्क इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, डीप बोलेंगे तो कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो कब उसको होल्ड करना है, किस स्टेज पे कितनी दवा देनी है, और ये तो आपका चलता है पैरेलली विद कॉन्टेक्स्ट टू सर्जरी। वो सर्जरी देख के एनेस्थेटिस्ट को डिसाइड कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अभी हम स्किन ही ओपन किया और पेशेंट उसी में चिल्लाना शुरू कर दी, बाप रे बाप, बाप रे बाप, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो ऐसा एनेस्थीसिया किस काम का? वो बेहोशी का क्या फ़ायदा कि बस 5 मिनट में वो होश में आ जाए। तो वो आपको प्लान करना होता है कि वेदर यू आर गोइंग फॉर जीबी, ऑर्थो का जो केसेज़ होता है, तो उसमें बहुत लंबे-लंबे मतलब कि टाइम के लिए बेहोश रहना होता है। 2 घंटा भी जाता है, 2.5 घंटा भी जाता है, तो वैसे ही वो लोग प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही पेशेंट की डोज़ होती है, डिपेंडिंग अपॉन हिज़ हार्ट, ईसीजी करा के हम लोग देखते हैं, पेशेंट का वेट देखते हैं, फिर पेशेंट के अदर कार्डियोवास्कुलर जो भी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, वो सब देखते हैं। सारी चीज़ों को देख के उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि इस पेशेंट के लिए कौन-सा एनेस्थीसिया बेटर होगा और किस तरह का हम लोग एनेस्थीसिया उसको दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन टीचिंग यू, क्योंकि मैं बहुत एवरीडे प्रैक्टिकली देखती हूँ, इसलिए बहुत कुछ मैं आपको बिना पढ़े भी पढ़ा सकती हूँ। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। बट इसलिए आप लोग को पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना तो पड़ता ही है, 7-8 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। सुन रहे हैं ना? हेलो? Yes. जैसे कि लो बीपी अगर हो जाता है ना, तो स्पाइनल हो गया, तो स्पाइनल हम लोग कभी भी लो बीपी में नहीं देते, क्योंकि वो और बीपी को लो कर देता है। दैट इज़ रीज़न। अगर 90/60 हुआ या 100/60 है, अगर हम लोग देख रहे हैं, और अगर जैसे ही हम लोग स्पाइनल पेशेंट को देते हैं, तो क्या होगा कि बीपी ऑल ऑफ सडन और ज़्यादा फॉल कर जाएगा, सो दैट विल बी रिस्की। इस वजह से हम लोग फिर ईथर पे या केटामिन पे या गैस एनेस्थीसिया पे शिफ्ट कर जाते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा बीपी हाई है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में अगर हमको सिज़ेरियन करना है और पेशेंट का बीपी मान लिए सपोज़ दैट इट्स 160/100, तो अगर हम केटामिन देंगे तो वो और ज़्यादा शूट अप कर जाएगा। बीपी हाई होने से क्या होता है? हेमरेज का खतरा होता है, ठीक है? तो क्या करते हैं उसके बाद फिर हम लोग ज़्यादातर ऑप्ट करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए। तो दैट विद ड्यू कोर्स जब आप एनेस्थीसिया पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ें, सबका अपना-अपना मेरिट एंड डिमेरिट है, सबका अपना-अपना यूजेस एंड लिमिटेशंस है। दैट यू विल कम टू नो कि जब हम लोग धीरे-धीरे उसको एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे तब। ठीक है? वेयर वर वी? वी वर इन एनाल्जेसिया, वो तो बता दिया मैंने आपको। प्री मेडिकेशन, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया समझ में आ गया आपको? क्लियर है? एनाल्जेसिया मतलब पहले ही बता दिया था कि ड्यूरिंग ऑपरेशन या ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले कभी-कभी जब हम लोग स्पाइनल देते हैं ना, तो पेशेंट बोलते रहती है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, तो क्या करना पड़ता है? फिर हम लोगों को ट्रामाडोल देना पड़ता है उसके लिए कि ताकि उसको दर्द ना हो, या डाइक्लोफेनेक देना होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो डिपेंड्स कि कौन-सी हम लोगों को दवा देनी है। कभी-कभी ऑपरेशन से पहले देना होता है, कभी-कभी ऑपरेशन के बाद देना होता है, कभी-कभी ऑपरेशन के दौरान भी हम लोगों को यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है? एंड यूजेस ऑफ अदर ड्रग्स, अदर ड्रग्स में क्या होगा? टू रिवर्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, जो हम लोग ब्लॉकेज के लिए इसके रिलैक्सेशन के लिए जो हम लोग ब्लॉकेज दिए थे कि हमारा मसल्स रिलैक्स करे, उसको रिवर्स भी करना होगा ना। जो चीज़ हम लोग अगर उसको अल्टर कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम लोग रोक रहे हैं, एक्शन को अगर रोक रहे हैं, तो उस एक्शन को रोकने के लिए फिर हम लोग रिवर्स भी तो करेंगे ना। समझ रहे हैं? हेलो? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. टू रिवर्स न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, जो ब्लॉक हम लोग किए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का, जो हम लोग दिए जो भी मेडिसिन, उसको रिवर्स करेंगे। और टू प्रिवेंट और वो जो दूसरे ट्रीट वोमिटिंग, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि तो बहुत लोग होते हैं कि जब आपको एनएस ये मिलता है, सेडेटिव्स पड़ते हैं, तो इंसान थोड़ा वोमिटिंग फील करता है, तो इस वजह से उसको भी हम लोग वो ये करते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट को वोमिटिंग ना हो, क्योंकि लेटे-लेटे अगर पेशेंट वोमिटिंग करेगा तो क्या होगा? एस्पिरेशन होगा तो क्या होगा? इन द सेंस कि लंग्स में चला जाएगा, क्योंकि वो उठ के बैठने की हालत में तो होता नहीं है कि उठ के बैठ के वो वोमिटिंग करता है, ठीक है? तो इसको नॉर्मली अगर आप बोलिए कि सरक जाना होता है, तो यही चीज़ होती है कि एस्पिरेशन क्या होगा? जैसे पूरा वोमिटिंग बाहर आया, वो अगर बाहर नहीं निकल पाएगा तो एस्पिरेट कर जाएगा। एस्पिरेट मतलब क्या है? कि वापस कहाँ चला जाएगा? उसके लंग्स में चला जाएगा, एंड वो क्या होगा? दैट विल बी फैटल फॉर पेशेंट। पेशेंट क्या होगी? पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है? एक बार ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं
कि पेशेंट ठीक-ठाक भी हो गया, इंट्यूबेट भी वो तो निकल गया, लेकिन वोमिटिंग किया और एस्पिरेट कर गया और वहीं पे टेबल पे ही डी हो गया। तो ये चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को वोमिटिंग ना हो। एंड टू रिवर्स द रेसिडुअल इफेक्ट ऑफ ओपियॉइड्स एंड बीजीडीएस, तो बीजीडीएस के इफेक्ट को जो हम लोग रिवर्स करते हैं, उसका रिवर्सल कौन है? बीजीडीएस का तो बताया था ना मैंने आपको कि कौन सा है, पता है ना? Lumazenil. लुमाजेनल, ठीक है। ये सारे रिवर्सल्स हम लोग देंगे। कुछ दवा तो हम लोग इंडक्शन के लिए यूज़ करेंगे, कुछ दवा हम लोग रिवर्सल के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर हो गया? नाउ कम, व्हाट आर द आइडियल एनेस्थेटिक? आइडियल एनेस्थेटिक किसको बोलेंगे? क्या-क्या हो सकता है? आइडियल एनेस्थेटिक शुड बी प्लीजेंट, ठीक है। प्लीजेंट मतलब कि ठीक-ठाक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज़ उसको नहीं करना चाहिए। इट शुड बी नॉन इरिटिंग, इट शुड बी प्रोवाइड एडिक्वेट एनाल्जेसिया एंड इमोबिलिटी। इमोबिलिटी मतलब क्या होता है कि मूव करने की कैपेसिटी आपको नहीं होनी चाहिए। आप जो भी एनेस्थीसिया यूज़ कर रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि जब आपने पेशेंट को दिया, तो ऐसा नहीं कि पेशेंट भाग गया, आप ओटी टेबल पे आप उसको बेहोश किए, उठ के भाग गया डर से कि नहीं, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। तो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडियल एनेस्थीसिया। फिर आपने जो दिया, यानी तो आपने डोज़ प्रॉपर नहीं दी या आपने प्रॉपर्ली उसको दिया नहीं जिस तरह से उसको देना चाहिए था, ठीक है? तो इसलिए होता है कि वो प्रोवाइड एडिक्वेट एनाल्जेसिया एंड इमोबिलिटी एंड यू शुड प्रोवाइड प्रॉपर मसल्स रिलैक्सेशन। प्रॉपर मसल रिलैक्सेशन होना चाहिए उसका। शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल। पहले भी बताया था मैंने कि अगर जब ईथर यूज़ करते हैं, तो क्या यूज़ करते हैं? कॉटरी हम लोग नहीं यूज़ करते, ठीक है? कॉटरी सर्जरी के टाइम में यूज़ करते हैं, तो वही कॉटरी नहीं यूज़ करते क्योंकि ईथर जो होता है वो क्या होता है, बहुत हाईली फ्लेमेबल होता है। अगर थोड़ा भी उसके आस-पास अगर आप मैच स्टिक भी जलाएँगे तो वो आग पकड़ सकते हो, वो हो सकता है। और कॉटरी में इलेक्ट्रिक थोड़ा बहुत वेव्स निकलता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स निकलता है, दैट इज़ द रीज़न कि ईथर के टाइम में कॉटरी एकदम कंट्राइंडिकेटेड है, वी शुड नॉट यूज़। इट शुड बी नॉन इन्फ्लेमेबल, एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ईज़ी। वो क्या होना चाहिए? ईज़ी होना चाहिए और इंडक्शन एंड रिकवरी भी आपका अच्छा होना चाहिए। शुड बी स्मूथ, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा झंझट हो कि हाँ, उसको इंडक्शन करने में बहुत ज़्यादा झंझट हो रहा है या रिवर्स करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए एंड इट शुड नॉट अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस। क्लियर? तो दीज़ आर द आइडियल एनेस्थेटिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडियल एनेस्थेटिक बोलेंगे। समझ गए ना? एंड इट ऑल्सो इट शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड वाइड मार्जिन ऑफ अवेबिलिटी। वो ज़्यादातर वो जनरली कॉमनली वो हम लोगों को मिलना चाहिए, दिखना चाहिए और इनएक्सपेंसिव होना चाहिए। एंड इट शुड हैव अ प्रॉपर सेफ्टी, जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर सेफ्टी है कि नहीं है। गॉट इट? नाउ सी, आई नीड टू शेयर विथ यू समथिंग। अगर स्क्रीन शेयर होगी तो यू टेल मी कि शेयर हो रही है। तो सी, नाउ आई विल टेल यू द स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। ये हम लोग देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया क्या है। कैन यू सी माय स्क्रीन राइट नाउ? नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है। अब जाके मैंने इसका वो पीपीटी बनाना शुरू किया एंड इट्स टू लेंदी। 4-4 5-5 घंटे लग जाते हैं 1 2 3 4 5 स्लाइड्स बनाने में। सी, व्हाट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन इज स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। क्या-क्या होता है? 4 स्टेज होगा, ठीक है? सी, सबसे पहला स्टेज जो क्या होगा वो स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया होगा। तो ये क्या होता है, इसमें पेशेंट को कॉन्शियस तो रहता है लेकिन वो थोड़ा ड्रॉज़ी हो जाएगा। उसको जैसे ही हम दवा देंगे तो वो होश में रहेगा, उसको सुनाई-वनाई सब देगा, लेकिन उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि जैसे मैंने बोला ना उठ के भागने वाली बात। तो वैसा नहीं हो पाएगा कि वो आपको बहुत ज़्यादा रेज़िस्ट कर पाएगा या बहुत ज़्यादा वो कुछ बोल पाएगा। उसको सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपना रिएक्शंस या रिफ्लेक्सेस या रिस्पॉन्स जो होगा वो नहीं देगा। ठीक है? कॉन्शियस होगा बट ड्रॉज़ी होगा। दिस इज़ अ स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। उसको पेन का एहसास होगा। ओके?
और एमनीशिया उसको हल्का फुल्का याद रहेगा जब दवा डालते के साथ। बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोगों ने केटामिन लिया होगा तो आपको याद हो, जैसे ही धीरे धीरे पुश करते हैं ना, तो आप कुछ बोलते 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 इंसान बेहोश होता है। ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन बेहोश हो जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा वक्त होता है कि फिर वो जब धीरे धीरे उठने लगता है तो उसको लगता है कि वो जो बीच की चीज़ होती है वो भूल जाता है। उसी को एमनीशिया बोलते हैं, उसको याद ही नहीं रहता। उसको लगता है कि हम अभी सोए थे और अभी तो हम उठ ही गए। वो चीज़ होती है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मुझे केटामिन भी पड़ा है और मुझे गैस एनेस्थीसिया भी पड़ी हुई है और मुझे स्पाइनल भी पड़ा हुआ है। तो मुझे तीनों पड़ा हुआ है। आई एम पेशेंट ऑल्सो एंड आई एम डॉक्टर ऑल्सो। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि किसमें क्या चीज़ होती है, क्लियरली बता दूंगी। ठीक है, रिफ्लेक्शंस एंड रेस्पिरेशंस आर नॉर्मल। इसमें क्या होता है कि रिफ्लेक्सेस अभी नॉर्मल होते हैं और रेस्पिरेशन सपोज दैट कि इफ़ यू हिट ऑन मी, तो वो पैर जो हिलाते हैं ऑटोमेटिक जो पैर खिंचाता है वो होगा। सारे जो रिफ्लेक्सेस होंगे वो नॉर्मल होंगे और जो रेस्पिरेशन भी होगा, जो सांस लेने की कैपेसिटी भी होगी वो भी नॉर्मल होगा। इट्स नॉट एनीथिंग। वो उसके बाद ये सारे ये तो मैं आपको बुक के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ये कभी कभी होता है कि डिपेंड्स अपॉन पर्सन ऑल्सो। कि इसमें बोल रहे हैं कि बीपी नॉर्मल होगा, लेकिन कभी कभी कोई पेशेंट ओटी के अंदर आते ही के साथ घबराने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगेगी, बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स। ये ऐसा भी कंडीशंस होता है, बट जनरली जो कंडीशंस आते हैं जो स्टेज 1 जिसको कहते हैं, उनमें ये सारी बातें आएंगी। यू जस्ट गेट इट क्लियर। ठीक है, ये किस लिए दिया जाता है? ये माइनर प्रोसीड्यूर्स लाइक टूथ एक्सट्रैक्शन, एब्सेस ड्रेनेज एंड कैन बी डन इन दिस स्टेज। तो या कोई ज़ख़म है उसमें अगर थोड़ा-सा आपको ब्लेड लगाना है, बस पस को निक करना है, पस निकालना है, तो क्या करते हैं हल्का-सा पेशेंट को बेहोश करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा हाथ-पैर नहीं खींचे और उसको बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, हल्का-फुल्का ही हो और बहुत ज़्यादा उसको एहसास ना हो और उसका रेस्पिरेशन रेट भी नॉर्मल हो। और उसके बाद आप उसको ड्रेन कर दीजिए, पस ड्रेन कर दीजिए या दाँत उसको निकालना है तो दाँत निकाल दीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेज आ क्या था? स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। दिस इज़ द डेंजरस स्टेट। वो मैं बताऊँगी आपको कि डेंजरस स्टेट क्यों लिखा हुआ है। पेशेंट लूज़ेस कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट अपना वो क्या होता है बेहोश हो जाता है, अपना कॉन्शियस लूज़ कर जाता है। नो रिस्पॉन्ड टू पेनफुल स्टिमुलाई। मतलब कि अगर पेन भी हो रहा है इन द सेंस कि आप जैसे ही ऑपरेशन करना शुरू करेंगे, उसको कट भी करेंगे, तो उसको एहसास ही नहीं होगा। तो ये थोड़ा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस इसलिए हो जाता है कि पेशेंट कितना डिग्री अपना कॉन्शियसनेस लॉस कर रहा है या कितना गहरा उसको बेहोश बेहोश हो गया या कितनी गहरी उसको बेहोशी की दवा दी गई है, तो ये बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, रिस्की स्टेज हो जाता है। ठीक है, यू नीड टू बी क्लियर हो, क्योंकि जैसे ही पेशेंट बेहोश होगा, क्या होगा? सबसे पहले वो साँस लेना जो होगा वो उसका कम हो जाएगा। तो वही रेस्पिरेशन जो होगा वो उसका डिस्ट्रेस में चला जाएगा। तो यही आपको एक एनेस्थेटिस्ट जो होता है, यहाँ पे आपको रेस्पिरेशन जो होता है उसको मेंटेन करता है। क्लियर समझ में आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग तो नहीं है? हेलो? यस मैम। यस ठीक मैम, है, क्लियर है। ओके। तो अब क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट क्या है? जस्ट लुक एट इट। सिम्पैथेटिक एक्टिव एक्टिविटी इज इंक्रीज। तो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो क्या होगी वो इंक्रीज हो जाएगी एंड द पेशेंट इज एक्साइटेड, टॉक इनकोहेरेंटली एंड मे शाउट। तो क्या होता है कि ये ईथर में आप देखिएगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे बेहोश होने लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली हल्ला हंगामा करता रहता है, उसके बाद बेहोश होता है। ऑल ऑफ सडन अचानक से नहीं है कि सोया है तो सोया रह जाता है। वो सारे चीज़ें आपको गैस इनहेलेशन में होता है कि आप आराम से पेशेंट को केटामिन दिए या प्रोपोफॉल दिए, पेशेंट सो गया, उसके बाद उसको आप गैस पे दे दिए और आप ईथर से स्विच ऑन करके या नाइट्रस ऑक्साइड जो भी आपको देना है वो आप दे दिए। लेकिन ये जो होता है ना बेसिकली ये कि यू कैन सी दिस इन ईथर या फिर केटामिन में कि पेशेंट ना कभी-कभी केटामिन पड़ता है तो उसके बाद अचानक से चिल्लाने लगेगा। उसके बाद फिर वो क्वाइट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ द सेकंड स्टेज। पहले तो बेहोशी में वो जा रहा है, ठीक है? कॉन्शियसनेस उसको है थोड़ा बहुत, पेन स्टिमुलाई, लेकिन सेकंड टाइम क्या होता है कि वो हाथ-पैर तो खींच रहा है, लेकिन क्या होता है कि उसको कॉन्शियसनेस नहीं होती है, लेकिन वो चिल्लम-चिल्ली कर सकता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर सकता है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा-बिगड़ी कर सकता है, ठीक है? तो उसका क्या होता है क्योंकि वो एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में स्विच कर रहा है, दैट इज़ नोन एज़ ट्रांजिएंट पीरियड। तो इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है? ट्रांजिएंट पीरियड किसको बोलते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो वक़्फ़ा होता है या जो वक़्त होता है, उसी को ट्रांजिएंट बोलते हैं, ठीक है? तो द पेशेंट इज़ एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा मतलब या चिल्लाने लगेगा या बात करने लगेगा या कुछ भी बोलने लगेगा। जिसको होश नहीं होगा, उसको याद भी नहीं होगा कि उसने क्या बोला है। आप लोगों की कभी भी किसी भी फ्रेंड को ईथर पड़ा है या आपने देखा है ईथर से होश में आते हुए किसी पेशेंट को? आस-पास आपके रिलेटिव्स का ऑपरेशन हुआ हो, जिसको आप देखने गए हो, जनरली तो आईसीयू से मतलब ओटी से निकाल के आईसीयू में डाल देते हैं, लेकिन पहले कभी-कभी वार्ड में शिफ्ट कर देते, तो आपने देखा होगा तो ये चीज़ आप रिलेट कर सकते हो और अगर नहीं देखा है तो फिर जब आप डॉक्टर बनिएगा तो देख लीजिएगा। क्लियर? इसमें क्या होता है हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बीपी जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, प्यूपिल्स आर डायलेटेड, मसल टोन इज़ इंक्रीज़्ड, ब्रीथिंग इज़ इर्रेगुलर।
तो सबसे पहली बात मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी कि इसमें क्या हो जाएगा कि सांस जो आप प्रॉपरली ले रहे हैं वो इरेगुलर हो जाएगा, दैट यू नीड टू मेंटेन, दिस इज वाई इट इज डेंजरस। आपको लग रहा है पेशेंट तो चिल्ला रहा है तो आराम से होगा, वो तो बेहोश तो है ही, तो लेकिन क्या फ़ायदा जब वो चिल्ला रहा है तो रिस्पॉन्स दे ही रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती है। यू नीड टू सी, आपको बीपी कंट्रोल करना होगा, हार्ट रेट अगर ज़्यादा हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, तो वो चीज़ को कंट्रोल करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटोकॉल ऑफ एनेस्थीसिया। वो आपको देखना होता है कि कितनी दवा देनी है, कौन सा डोज़ देना है, और कोई चीज़ जो बढ़ रही है, जो पैरामीटर्स, वाइटल पैरामीटर्स अगर बढ़ रहा है, तो हमको किस तरह से दवा उसका डोज़ को बढ़ाना है या कम करना है। क्लियर हो गया? बढ़ूँ आगे मैं अब? एम आई लाउड एंड क्लियर टुडे? Yes, ma'am. ओके। सिर्फ शगुफ्ता सुन रही हैं, अबू बकर अली खान, यू डोंट लिसन। आगे बढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ूँ? अब मुझे बोल रही बोलने कि मैं आगे नहीं, मैं आप बोली ना कि आप हो गया, आगे बढ़े। हैं? अच्छा, अच्छा मुझे लगा। आगे बढ़ने का आगे बढ़ने का मतलब नहीं है, आगे पढ़ाई है मतलब। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट होता है। ये देखिए थर्ड है स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया, ये इसमें प्लेन कहलाता है, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, प्लेन 4, ये इसका सब प्लेन्स होता है। इसका मतलब कि पेशेंट प्रॉपर रिलैक्सेशन होता है, तभी आप सर्जरी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट पानी नहीं आ रहा होगा मम्मी? पानी पानी खत्म हो गया था क्या? हाँ इसीलिए नहीं चल रहा होगा, आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है ना कि जब मैं ईथर का बार-बार एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये जो जितने भी स्टेजेज़ हैं, वो ईथर में ही आप आराम से आप उसको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है? बाकी ऐसे केटामिन अगर हम देते हैं या गैस एनेस्थीसिया देते हैं या स्पाइनल देते हैं, तो स्पाइनल में ये सारी चीज़ें नहीं होती। स्पाइनल में ऑब्वियसली हम कहाँ पे देंगे? स्पाइन में देंगे, तो एक इंजेक्शन देंगे तो पेशेंट को उतना बेहोश में तो जाना है नहीं, पेशेंट होश में रहती है। लेकिन हाँ, पेशेंट घबराई हुई रहती है, उसको टेंशन होता है कि मेरा ऑपरेशन हो रहा, डॉक्टर साहब ऑपरेशन मत कीजिए मेरा, मत कीजिए, अभी मत कीजिएगा ऑपरेशन, पूरा ऑपरेशन खत्म भी हो जाता है, तब तक उसको लगता रहता है कि उसका ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सुनता रहता है तो वो ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि सेंसेशंस रहते हैं। इसलिए और जनरल एनेस्थीसिया जो हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं। जनरल एनेस्थीसिया का तो मतलब होता है कि पूरे के पूरे इंसान को बेहोश कर देना, ठीक है? नॉट पार्शियली और नॉट इनकम्प्लीटली, नॉट हाफ वे, हम लोग पूरा का पूरा उसको बेहोश कर देते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज़ जनरल एनेस्थीसिया, क्योंकि इसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, वो कोई काम नहीं करता है। रिलैक्सेशंस जो अनकॉन्शियस होते हैं हम लोग, और हमारा जो जितना भी सेंसेशन होता है, वो सब पैरालाइज़्ड हो जाता है। क्लियर? तो ये आपका सर्जिकल एनेस्थीसिया। तो ये जब सर्जिकल प्लेन में आना, अगर आप किसी डॉक्टर को या सर्जन को असिस्ट कीजिएगा, तो बहुत बार वो लोग बोलते हैं कि पेशेंट प्लेन में नहीं है, पेशेंट प्लेन में नहीं है, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या मतलब होता है कि पेशेंट स्टेबल नहीं होती है, वो मतलब कि ऑपरेशन कराने लायक नहीं होती। क्यों? उससे हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, चिल्लम-चिल्ली कर रहा है या हाथ पैर खींच रहा है, बोले कि इसीलिए उसको थोड़ा डीप किया जाता है ताकि पेशेंट आराम से रिलैक्स हो सके, उसका पूरा प्रॉपर मसल्स रिलैक्सेंट हो जाए। जब तक कि प्रॉपर मसल रिलैक्सेंट नहीं होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू परफॉर्म अ सर्जरी। क्लियर है? सी, अब क्या बोल रहा है कि अब जब ऑब्वियसली बॉडी तो आपका रिएक्ट करेगा ना, अब कोई भी चीज़ अगर आपको अचानक से बेहोश की जाएगी, तो वो तो ब्रेन को क्या लगेगा, दैट इज़ यू आर इन अ डाइंग पोज़ीशन, आप मर रहे हैं। कॉन्शियस क्या होता है कि हाँ ठीक है, यू आर अबाउट टू लूज़, सो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगता है। रेस्पिरेशन रेट्स जो होते हैं वो रेगुलर नहीं हो पाते हैं, तो वही फिर उसके बाद जब आपका बॉडी धीरे-धीरे उस चीज़ को लेके एडजस्ट करने लगता है, एब्ज़ॉर्ब करने लगता है, देन इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग स्लोली। उसके बाद फिर वो क्या होता है, स्लोली रिएक्ट करता है। स्लोली रिएक्ट करने का क्या मतलब होता है कि रेस्पिरेशन रेगुलर हो जाता है। वो जो दवा की असर होती है या जो भी जिस तरह की दवा हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, मसल्स रिलैक्सेस, मसल्स क्या होता है, प्रॉपर्ली रिलैक्स हो जाएगा, उसमें आपको कोई चिल्लम-चिल्ली या हल्ला-हंगामा नहीं होगा। फेरेंजियल, कॉर्नियल एंड लाइट रिफ्लेक्सेस आर ग्रेजुअली लॉस्ट। तो क्या बोल रहे हैं कि फेरेंजियल और कॉर्नियल एंड लाइट रिफ्लेक्सेस, जो लाइट रिफ्लेक्सेस जो हम लोग देंगे वो धीरे-धीरे लूज़ हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। लैटर इंटरकोस्टल मसल्स आर पैरालाइज्ड। उसके बाद इंटरकोस्टल जो मसल्स होंगे वो भी पैरालाइज्ड हो जाएँगे, और इसी प्लेन में ही हम लोग ऑपरेशन करते हैं। क्लियर है? तो स्टेज 3 के प्लेन 3 एनेस्थीसिया में जब हम लोग को जाता है, तभी हम लोग इसको क्या करते हैं, और तभी हम लोग सर्जरी करते हैं, ठीक है? एंड दिस इज़ द ये क्या है, रेस्पिरेशन एंड वीएमसी आर डिप्रेस्ड। रेस्पिरेशन डिप्रेस्ड होगा, वीएमसी किसको बोलेंगे? वैज़ोमोटर सेंटर। वैज़ोमोटर सेंटर मतलब क्या होता है? इज़ अ पोर्शन, वो ऐसे पोर्शन को बोलते हैं जो मेडुला
oblongata in the brain stem that together with the cardiovascular center and respiratory center regulate blood pressure and homeostatic process. तो जो homeostatic process को और जो blood pressure को regulate करता है with आपका कौन से cardiovascular center के साथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, vasomotor center. तो vasomotor center भी depressed हो जाएगा और respiration भी depressed हो जाएगा, तो क्या होता है, डेथ अकर हो जाती है. अभी जैसे कि कभी कभी देखिएगा कि सर्जरी स्टार्ट भी नहीं होती है और पेशेंट को बेहोश किया गया और पेशेंट की डेथ हो गई. क्यों होती है? ड्यू टू दिस स्टेज 4 ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस. अगर मेडुलरी पैरालिसिस हो जाएगा तो पेशेंट कभी रिवर्स नहीं हो पाता है. दैट इज द रीजन कि पेशेंट की डेथ हो जाती है. ठीक है, क्लियर? हेलो. Now come on the mechanism of action of GA. GA का mechanism of action क्या होगा? मेन एक्शन साइट इसमें क्या होता है? मेन एक्शन साइट इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है विच नॉर्मली मेंटेन्स स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. तो रेटिकुलर साइट पे ही जाके ये एक्ट करेगा. मेन साइट ऑफ एक्शन ऑफ एनेस्थीसिया इज रेटिकुलर फॉर्मेशन विच नॉर्मली मेंटेन्स स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये मैंने कल अभी आप जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन. नाउ यू अंडरस्टूड. इसलिए मैंने कल इसलिए आपको भेजा था वो लिंक कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके माइंड में आपको क्लियर हो कि क्या है. तो मोस्ट एनेस्थेटिक्स क्या होता है? डिप्रेसेस रेटिकुलर फॉर्मेशन बाय इनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर एंड ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ एक्साइटरी ट्रांसमीटर. तो क्या करेगा, कैसे ब्लॉक करेगा? ऑब्वियसली जो ब्लॉक करने वाली चीज़ होगी उसको इन्हांस करेगा, उसकी पोटेंशियल को या उसके पावर को इन्हांस कर देगा. और जो चीज़ एक्साइट करने वाली होगी उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, ब्लॉक कर देगा उसकी एक्टिविटी को. कौन करेगा? ये जनरल एनेस्थीसिया की बात हो रही है. अगर इन्हांस नहीं करेगा एक्टिविटी ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स की तो क्या होगा? पेशेंट कभी बेहोश होगा या पेशेंट कभी कॉन्शियसनेस वो अनकॉन्शियस होगा? हो पाएगा? नो मैम. नहीं ना होगा. क्या हो, सब सर्जरी से सबको डर लगता है कि मैं आपको ओटी में लेके जाऊं, बोलो चला तुम्हारा ऑपरेशन है. तो ऐसा कोई पेशेंट होता है क्या जो हंसी खुशी अपना ऑपरेशन करा लेगा कि चलिए करवा लेते हैं? मेरा भी 2-3 बार ऑपरेशन हुई थी तो मुझे तो डर अपना स्पाइनल से ही और से एनेस्थीसिया से लगता था. मुझे सर्जन पे पूरा भरोसा होता था कि वहाँ से मैं बच जाऊंगी, लेकिन मुझे एनेस्थीसिया पड़ता था, मुझे उसका डर लगता था कि पता मैं रिवर्स होंगी कि नहीं हो पाऊंगी. क्योंकि एक्चुअली आप जान भी लो तो ज़्यादा आपको टेंशन होती है, वो बात होती है. लेकिन जनरली लोगों को एनेस्थीसिया से डर नहीं लगता, जनरली लोगों को सर्जरी से डर लगता है. जो पेशेंट्स होते हैं उनको वही लगता है कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, पेट खुलेगा, कहाँ पे कैसे क्या करना है, कैसे होगा. तो दे बिकम वेरी अप्रीहेंसिव. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि मोस्ट एनेस्थेटिक डिप्रेस रेटिकुलर फॉर्मेशन बाय इनहांसिंग, किसकी एक्टिविटी को इनहांस कर देगा? इनहिबिटरी ट्रांसमीटर एंड ब्लॉकिंग एक्टिविटी ऑफ एक्साइटरी ट्रांसमीटर. गॉट इट? क्लियर हो गया? और इसमें जो है वो स्टेज 2 मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस वन, क्योंकि इसमें ब्रीदिंग जो होती है वो इरेगुलर होती है, बीपी बढ़ा हुआ होता है, हार्ट रेट इज़ ऑल्सो इंक्रीज. सो इट इज़ द मोस्ट डेंजरस. ये उसको जल्द से जल्द प्लेन में लाने की हम लोग कोशिश करते हैं फिर. और एम यही होता है एनेस्थीसिया का कि हम लोग प्लेन 3 पे पहुंच सके जल्दी से जल्दी, ताकि सर्जरी को स्टार्ट किया जा सके. ठीक है. एंड देन इट मैम ये जो लिखा हुआ स्टेज 2 में लिखा हुआ है वो बताइए. आपकी इरेगुलर ब्रीदिंग होगा. स्टेज 3 के जो प्लेन 3 में है इसमें लिख रहा है सर, लिख रहा है कि इंटरकोस्टल मसल्स आर पैरालाइज्ड. तो पैरालाइज्ड मतलब थर्ड में सर्जरी करने के बाद अगर फिर उसको अगर हम फिर वापस रिवर्सिबल नहीं करते तो पैरालाइज्ड होगा या फिर पैरालाइज्ड हो जाने के बाद फिर से रिवर्सिबल होगा? पैरालाइज हो गया जब आपका हाथ Yes, पैर काम करना बंद कर देगा तभी ना आप ऑपरेशन कर पाइएगा. उस पेशेंट जब तक मैम यहाँ बॉडी उसका रिलैक्स नहीं होगा, एक बार बता रही हूँ मैं, सुनिए. बॉडी अगर उसका रिलैक्स नहीं होता है या मसल्स उसका रिलैक्स नहीं होता है, देन हाउ कैन यू परफॉर्म ऑपरेशन? सर्जरी कैसे कर पाइएगा आप? सर्जरी और रिवर्स करने के बाद तब है ना कि जब आपका सर्जरी खत्म होगा. ठीक है, प्लेन 3 से ही वापस हम लेके आएंगे ना पेशेंट को कि स्टेज 4 में जाने देंगे.